नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा। लंदन में राहुल गांधी के दिए बयान पर लोकसभा और राज्यसभा में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। भाजपा सांसदों ने एक स्वर में राहुल गांधी पर निशाना साधा। सभी ने मांग उठाई कि राहुल गांधी को देशवासियों और सदन से माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सदन के सदस्य राहुल गांधी ने लंदन में भारत का अपमान किया है। मैं मांग करता हूं कि उनके बयानों की इस सदन के सभी सदस्यों द्वारा निंदा की जानी चाहिए और उन्हें सदन के सामने माफी मांगने के लिए कहा जाना चाहिए। राज्यसभा में भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री पीयूष राहुल गांधी एक प्रमुख विपक्षी नेता हैं। वह विदेश जाकर शर्मनाक तरीके से भारतीय लोकतंत्र पर हमला करते हैं। उन्होंने भारत और संसद के लोगों का अपमान किया है। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और सांसद संसद में बोल सकते हैं। राहुल गांधी को संसद में माफी मांगनी चाहिए। गोयल ने कहा, हम मांग करते हैं कि राहुल गांधी संसद आएं और देश की जनता और सदन से माफी मांगे। लोकतंत्र की मजबूत नींव का प्रतीक अनुभव मंडपम, वो भगवान बसवेश्वर, लंदन की धरती पर उनकी मूर्ति। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से सींची गई है। दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतंत्र की परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बावजूद इसके कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग भगवान बसवेश्वर का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोग कर्नाटका के लोगों का, भारत की महान परंपरा का, भारत के 130 करोड़ जागरूक नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों से कर्नाटका के लोगों को भी सतर्क रहना है। आपको 4 उदाहरण देता हूं, ऐसे तो बहुत है। आपने जो चाइना गया, शंघाई में क्या कहा, मैं यही शब्द आपके सामने रखूंगा ताकि मोड़ तोड़ के बोल रहे ऐसा नहीं होना कि अर्लियर you felt ashamed of being born in India. Now you feel proud to represent the country. Indians abroad had all hoped for a change in the government last year. ये किसने कहा? मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा। और प्रधानमंत्री ये कहते हैं देश की मर्यादा चले गई। अगर डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर बात करते हैं किसी कॉलेज में, किसी सेमिनार में, तो आप उनको टोकते हैं और हम देशद्रोही बनते हैं। ये देशभक्त वहाँ जाकर ये बात उन्होंने कही। फिर उसके बाद साउथ कोरिया में उन्होंने क्या कहा? साउथ कोरिया में भी यही कहा, अर्लियर पीपल वुड लैमेंट, दे वुड आस्क व्हाट सिन दे हैव कमिटेड टू हैव बीन born in India. A businessman wanted to leave the country for better opportunities abroad. But these people are now saying that they will come back even if their incomes are lower than in other. यानी 70 साल में जो कुछ इस देश में हुआ या जो इंडस्ट्रियलिस्ट बढ़े, जो इन्वेस्टमेंट हुआ, उसकी उन्होंने ऐसा कंडम किया कि उस वक्त के बिजनेसमैन बेकार थे, उस वक्त के लोग बेकार थे, उस वक्त के लोगों को कोई इज्जत नहीं थी। सिर्फ इन्हों आने के बाद ही एक विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने भारत के लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किया। भारत में जिस प्रकार से
एक विदेशी देश में जाके जिस प्रकार से उन्होंने भारत की सेना का अपमान किया, भारत के सदन का अपमान किया, अध्यक्ष का अपमान किया, जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस का अपमान किया, जुडिशरी का अपमान किया, और पूरे देश ने देखा कि विदेशी धरती पर जाकर विपक्ष के नेता ने किस प्रकार से पूरे भारतवासियों के ऊपर चोट लगाई है। मैं समझता हूँ पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने यहाँ के सेना की माफी मांगनी चाहिए, सदन में आके प्रेस की, जुडिशरी की, भारत में जो लोकतंत्र चल रहा है उस पर उनके प्रहार की हमें बड़ा बुरा लगेगा। जय हिंद। शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी अपने बात। आज जो राज्यसभा में हमने देखा, लीडर ऑफ द हाउस को बगैर नोटिस दिए एक ऐसे सांसद के बारे में मुद्दा उठाने की बात रखी गई जो राज्यसभा में है ही नहीं। राहुल गांधी जी की पूरी बात को एंडोर्स करता है कि देश में जो उन्होंने कहा है, देश में प्रजातंत्र और संविधान को दरकिनार किया जा रहा है, वो बल्कि उसको प्रूव करता है कि आज असंवैधानिक तौर तरीके से लीडर ऑफ द हाउस बोलते हैं, 10 मिनट के लिए बोलते हैं। आरोप किस पे लगाते हैं कि हम बदनाम कर रहे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, इलेक्शन कमीशन को और देश को। अरे देश की बदनामी तो आप लोग कर रहे हैं। आज देश में प्रजातंत्र खत्म हो रहा है, संविधान के तौर तरीके खत्म हो रहे हैं, और बिल्कुल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पे हम आरोप लगाएंगे, क्योंकि आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चला रही है। महाराष्ट्र में हमारे पक्ष प्रमुख एक भारी संख्या में जो भीड़ आती है उनके समर्थन में, जब भीड़ में कॉन्फ्रेंस करते हैं, सभा रखते हैं, उसी के अगले दिन हमारे पार्टी के सदस्य को अरेस्ट कर लिया जाता है ईडी कर। प्लेन किया कि जो सदस्य इस सदन का मेंबर नहीं है, अगर उसके बारे में यहाँ सवाल उठाएंगे वो तो एक गलत है और रूल्स के खिलाफ है। और किस रूल में उन्होंने सदन के लीडर को बात करने के लिए उनको मौका दिया और वो 10 मिनट तक बात करते रहे, और लीडर ऑफ अपोजिशन को सिर्फ 2 मिनट में सुने या न सुने जैसा खत्म कर दिए। तो ये इसका मतलब यही तो डेमोक्रेसी खत्म हो रही, और यही बातें उन्होंने अपने सेमिनार में कहा। और आज आप सबको दिख रहा है किस ढंग से वो डेमोक्रेसी प्रोसेस चला रहे हैं, किस ढंग से रूलिंग पार्टी उठ के खड़े होकर हंगामा कर रही है। अगर उनको रूल्स के मुताबिक करना है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं सदन में राजनाथ सिंह ने क्या मांग की। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं मांग करता हूं कि इस मामले में सदन के सदस्य राहुल गांधी ने लंदन में जो भारत का अपमान किया है, मैं मांग करता हूं कि उनके बयानों की सदन के सभी सदस्यों द्वारा निंदा की जानी चाहिए और वह सदन से माफी मांगे। चलिए इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल आनंद, नेता बीजेपी, रतन तिवारी, कांग्रेस प्रवक्ता, और दीपक राय, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले रतन जी आपके पास आऊँगा। शुरुआत कांग्रेस से, क्योंकि आज राहुल गांधी को फिर एक बार बीजेपी ने कटघरे में खड़ा कर दिया है कि देश का अपमान कर रहे हैं विदेश में जाकर राहुल गांधी। क्या कहेंगे? सबसे पहले आशीष जी, आपका और आपके सभी पैनलिस्ट का मैं नमस्कार करता हूँ जी, और इस शो को देख रहे तमाम लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। राहुल गांधी जी ने विदेश की भूमि पर जाके भारत का कोई अपमान नहीं किया है। उन्होंने जाके सिर्फ इतना कहा कि किस प्रकार भारत में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, और लोकतंत्र जो हमने बनाया था, जो लगातार कांग्रेस पार्टी लंबे अरसे तक लोकतंत्र की रक्षा कर रही थी, उस लोकतंत्र को आज कमजोर किया जा रहा है, लोकतंत्र पर प्रहार किया जा रहा है। आखिर भी आपने देखा कि किस प्रकार जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, किस प्रकार विपक्ष के नेताओं के ऊपर भी ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, किस प्रकार विपक्ष के नेताओं को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। तो यह देखा है
कि आपके मुख्यमंत्री असम के, उनके ऊपर ईडी की जांच तब चल रही थी जब वो कांग्रेस पार्टी में थे। भाजपा में जाने के बाद जांच बंद हो गई। येदुरप्पा जी, उनके ऊपर भी जांच चल रही थी, आज इसकी जांच पूरी तरीके से बंद है। महाराष्ट्र में आएंगे तो महाराष्ट्र में भी पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के ऊपर भी जांच चल रही थी और बीजेपी में शामिल होने पर जांच बंद हो गई। और एकनाथ शिंदे के लगभग 12 से 13 विधायक ऐसे हैं जो ईडी की जांच चल रही थी और आज वो भाजपा के साथ चले गए और उनकी जांच बंद हो गई। तो सवाल ये उठता है कि आप लोग लगातार विपक्ष की आवाज को कमजोर करना चाहते हो, लगातार विपक्ष की सुन नहीं रहे हो। हम जो विपक्ष हैं, इस देश के किसानों की वकालत करते हैं, इस देश के युवाओं की वकालत करते हैं, इस देश की महिलाओं की वकालत करते हैं और इस देश में जो जन्मते हैं, जो भ्रष्टाचार अडानी ने किया है, उसकी आवाज को हम लोकसभा और राज्यसभा में मजबूती से उठाते हैं। और प्रधानमंत्री की पूरी बटालियन राहुल गांधी के खिलाफ खड़ी हो गई। तो हम डरने वाले लोग नहीं है। राहुल गांधी जी ने जो भी कहा है उसका समर्थन करते हैं और लगातार ऐसे ही वो बोलते रहेंगे। माफी तो प्रधानमंत्री मोदी को मांगनी पड़ेगी, जिन्होंने देश की जनता को ठगा है। 140 करोड़ की जनता को 15 लाख रुपए देने के नाम पे, अच्छे दिन के नाम पे, रोजगार देने के नाम पे जो चीज किया है, उनको इस देश की जनता के सामने माफी मांगनी होगी। ठीक है, राहुल आनंद जवाब दे दीजिए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो राहुल गांधी जी ने जो रायता फैलाया है, उस रायते को साफ करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बहुत सारी चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है और उस जगह पे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां से प्रश्न का उत्तर दिया जाए। और ये साफ ये नजर आ रहा है, चाहे आप हर प्रवक्ता की बात कर लीजिए। मैं लगातार इस पे बने रहते, मैं आपको 2-3 चीजों से बात कराता हूँ, अवगत कराना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि विदेशी ताकतों को मोहरा बनाकर राहुल गांधी जी जो चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कृषि कानून को लेकर हो, चाहे वो हिंडबर्ग की बात लेकर हो, या फिर जॉर्ज सोराफ जिसकी मणिशंकर अय्यर की बेटी उनके संस्था में काम भी करती है, उन लोगों की भी अगर मैं बात करूं तो प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण उपस्थित है। दूसरी बात मैं बताऊं आपको कि जो ये बार कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा है या फिर राष्ट्रीयता की बात करने की करते हैं या जितनी भी चीजें, नरेंद्र मोदी जी ने भी विदेश में जाकर बातें कही थी, लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि विदेशी ताकतों को अपने देश के अंदर भेजकर अपने लिए रणनीति तैयार करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के लोग हमेशा। मैं यहाँ पर राहुल जी आपको ये अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी एक बयान दिया है, शायद आपने ध्यान से सुना नहीं जब हम बयान सुनवा रहे थे तमाम नेताओं के। उन्होंने नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए विदेशों की धरती पर बयानों को याद कराया है। शंघाई में क्या कुछ कहा, साउथ कोरिया में क्या कुछ कहा, और भी कई देशों में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिए उन्होंने वो दोहराए हैं। और एज इट इज़ कहीं ना कहीं खड़गे साहब ने उन बयानों को दोहराया है और ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ऐसे बयान देते रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं देश को शर्मसार होना पड़ा है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि पहले देश के अंदर, भारत के अंदर कहीं ना कहीं जो व्यापारी थे वो सुरक्षित नहीं थे, अर्थव्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने बयान दिए। इस तरह की तमाम बातें अभी खड़गे साहब ने कुछ देर पहले ही कही हैं। हमने आपको बयान भी सुनवाया, शायद आपने सुना नहीं। मैंने सारी बातों को सुना, लेकिन आशीष जी मैं आपको एक बात बता दूं कि उस समय जब नरेंद्र मोदी जी जब विदेश गए थे तो उन्होंने कभी लोकतंत्र खतरे की बात नहीं की थी। हाँ, बिजनेसमैन के साथ जो समस्या होती थी उस पर उन्होंने प्रश्न जरूर उठाया। दूसरी बात मैं बताऊं, जब कांग्रेस के कभी भी एक हमारे यहाँ एक कहावत है कि जिस धरती से आपका गर्भनाल जुड़ा होता है वो धरती आपको बार बार बुलाती है। वो जवाहरलाल नेहरू के समय से ये चली आ रही है। वैसा मैं आपको और बताऊं, जब भी भारत के मान और सम्मान की बात आती है, आपको अगर अपने देश के अंदर अगर आपको अपने सरकार से नाराजगी है तो आप उसके लिए सदन में जाकर बोलिए, ना कि विदेशी ताकतों को उसका मोहरा बनाइए। राहुल गांधी जी हर वक्त ऐसी बातें कर जाते हैं। आ रहा हूं रतन जी आपके पास, एक बार बात पूरी होने दीजिए राहुल जी की। लेट मी कंप्लीट। 52 साल की उम्र में उनको इतनी भी बुद्धि नहीं है कि कौन सी बात को कहाँ रखना चाहिए और किस गंभीरता से रखनी चाहिए। अगर इतने ही वो गंभीर हैं तो उनके संसद में अटेंडेंस को देखिए,
उनकी संसद में अटेंडेंस 50% की है। वो जो न्यायपालिका पे, वो जो कार्यपालिका पे उंगली उठाते हैं, तो फिर पवन खेड़ा अभी जीता जाता एग्जाम्पल है, उनको बेल किसने दिया? न्यायपालिका ने दिया। 8 फरवरी को सदन में 90 से 95 वो बोलते रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि राहुल जी को सदन में आकर माफी मांगनी चाहिए और पूरे कांग्रेसियों को साथ में खड़ा होना चाहिए कि ये आपका देश है, इस देश की मान सम्मान कोई विदेश नहीं, आप बचाएंगे। आप विदेशी ताकतों को उनको भरोसा है, उनकी स्थिति देख लीजिए, चारों की अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी है, सिर्फ एक भारत की बची हुई है। ठीक है रतन जी, जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि उसके बाद मुझे दीपक राय जी के पास भी जाना है। मुझे हंसी आती है हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पवन खेड़ा का जिक्र किया। पवन खेड़ा ऐसे प्रवक्ता हैं जो आपकी नींद हराम कर चुके हैं। आपको पता है कि असम की पुलिस एक छोटे से बयान के ऊपर असम की पुलिस उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने आती है। क्या आप बता सकते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार में जब बलात्कार होता है और आपके ही विधायक उसके बलात्कार के आरोपी होते हैं, कि आपकी पुलिस इतनी तेजी से वहां पे गिरफ्तार करने जाती है? उत्तर प्रदेश में आपकी जहां सरकार है, आए दिन हत्या हो रहे हैं। आपके एक मंत्री के पुत्र ने किसानों को कुचल दिया, कि आपकी पुलिस 24 घंटे के अंदर वहां पे पहुंची, लेकिन आपकी असम की पुलिस पवन खेड़ा को उठाने पहुंच गई। लेकिन आप हमारी आवाज को दबा सकते हैं, लेकिन आप हमको कमजोर नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है। और आपसे एक चीज बता दें, आज मैं इनको बता दूं, भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी जी की लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग घबरा गए हैं और परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इनको मालूम है ये गांधी परिवार का चिराग है, गांधी परिवार का सदस्य है। यह अगर मजबूत होता रहा तो 2024 में इनके सिंहासन को उखाड़ फेंकेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ 2024 का इंतजार करिए, राहुल गांधी जी आपकी लंका में आग लगाएंगे और आपके सिंहासन को उखाड़ के फेंकेंगे। चलिए ठीक है दीपक राय जी, कहीं ना कहीं फिर से एक बार देश की सियासत में ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो फिर शुरू हो ही गया है, लेकिन आपको नहीं लगता कि विदेशों में इससे कहीं ना कहीं भारत की छवि को नुकसान होगा, भले ही बयान वहाँ दिया गया हो और लड़ाई यहाँ चल रही हो? नहीं देखिए आशीष जी, आपने सही कहा कि इस तरह की बयानबाजी जो है, जिसका न पार्टी से कोई लेना देना होता है, न आपका देखिए ओवरऑल जो है पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से ही इस तरह के नुकसान पहुंचता है, इससे कुछ लेना देना नहीं। आप किस उसमें बात करते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। आप कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, मतलब आपका कांग्रेस के एक फेस हैं। अगर आप प्रेसिडेंट नहीं हैं तब भी आपको लोग प्रेसिडेंट मानते हैं, तो कहीं कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और भी बढ़ जाती है। अगर आप ये कि भारत में देश को स्वतंत्रता नहीं है, विपक्षी पार्टियों को स्वतंत्रता नहीं है, तो ये मेरे हिसाब से ऐसी चीजें नहीं है। हाँ देखिए, कुछ चीजें तो हो सकती है, कहीं का कॉन्सेंट हो सकता है, लेकिन आप कहिए प्रेस, आप जहाँ चाहिए बोलिए। आपने इतनी बड़ी यात्रा की, आप कहते हैं कि नहीं आपको स्वतंत्रता नहीं है। इतनी बड़ी आपने यात्रा की, कभी किसी ने रोका? आप कुछ भी यहाँ बोलते हैं, आपके नेता जो है प्राइम मिनिस्टर को पर्सनली उल्टा सीधा बोलते हैं, आप शब्द बोलते हैं, उससे किसी ने नहीं बोला। तो सवाल ये कि आपको सबसे बड़ी चीज है कि सबसे बड़ी आप ये कांग्रेस, अपने राहुल गांधी जी कांग्रेस को बड़ी पार्टी मानते हैं, तो आप कांग्रेस के लिए काम कीजिए कि कांग्रेस का किससे फायदा होने वाला है। आप 49 इलेक्शन हार चुके हैं 5 साल में, आप उस पर क्यों नहीं सोचते? सबसे बड़ी चीज ये है। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप जनता से जुड़ने की कोशिश कीजिए। आपको, आप जिस चीज को बोल रहे हैं, तो आप ये समझिए कि जनता आपको ले रही नहीं, उस बातों को ले रही नहीं, सीरियसली ले रही नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहते हैं कि आपकी संसद में बात नहीं सुनी जा रही है, तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस से कितने नहीं रोका है? कांग्रेस समय कहते 10 से 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए कि हमारी जो माइक बंद कर दी गई। लेकिन इंडिया में आप बोलिए ना, आप बाहर जाके बोल रहे हैं इस प्रजातंत्र पे खतरा है। अगर जनता को प्रजातंत्र पे खतरा नहीं लग रहा है, तो आपको कैसे लग रहा है ये बता दीजिए। या तो आप जनता से बहुत दूर जा चुके हैं, तब इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इस तरह की बयानबाजी जो कहीं भी जो है वो करनी होगी। आप जनता, अभी इन्होंने बोला, तिवारी जी ने, कि महंगाई और बेरोजगारी बोला, वो तो उन्होंने बोला ही नहीं। सबसे बड़ी चीज है, बोला उन्होंने कि प्रजातंत्र पे खतरा है, विपक्षियों को बोलने नहीं दिया रहा है। अब विपक्षी बोले तो आप उसमें हिमाचल में कैसे आप जीत गए? 3 प्रदेश में आपका गवर्नमेंट है, कैसे जीते आप? लेकिन जहां तक बात ईडी और सीबीआई की है कि विपक्षी पार्टियों पे वो हो रहा है, रेड पड़ रहा है, मैं कहता हूँ ठीक है, सिलेक्टिव, मान लीजिए आपकी एक बात कर कि सिलेक्टिव है, लेकिन सवाल है कि आप इसको जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं कि गलत है। अगर गलत है तो आप बोलिए हमारे नेता ईमानदार हैं, आप क्यों इस पर कर रहे हैं? अगर वो कहीं न कहीं फंस रहे हैं तो आप उनको बोलिए ना, अगर ये ईमानदार है
तब तो ठीक है, जनता आपकी बात मानेगी। लेकिन आप कहिए कि विपक्षी नेताओं को इम्यूनिटी मिली है, कि संविधान में लिखा हुआ नहीं विपक्षी नेता तो कभी रेड नहीं पड़ेगी, कभी सीबीआई ईडी उससे पूछताछ नहीं करेगी, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये लोग सही हैं तब आप पे बात कीजिए ना, अगर गलत है फिर भी आप बोले कि नहीं इन पे रेड नहीं पड़नी चाहिए, ये तो कोई जो है बात नहीं बनती है। जी आशीष। ठीक है दीपक जी, एक चीज़ और है कि पीयूष गोयल ने सदन में कहा कि राहुल गांधी ने सेना का अपमान किया, विदेश की धरती पर सदन का अपमान किया, प्रेस का अपमान किया, जुडिशरी का अपमान किया, भारतवासियों को ठेस पहुंचाई। किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्या वाकई में ये जो बीजेपी या बीजेपी के तमाम नेता, मंत्री, सांसद जो ये आरोप लगा रहे हैं, इसको आप कहीं ना कहीं वाजिब मानते हैं, या आपको ये लगता है कि ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित बातें हैं? सही बात है कि अगर वो दोनों सदनों के कहीं नेता नहीं है तो फिर सदन में आके माफी मांगने की बात नहीं होती है, अगर टेक्निकली देखा जाए। लेकिन कहीं कहीं देखिए गलत तो है, अगर आप एक सांसद हैं, आप मतलब भारतीय प्रजातंत्र के एक मेंबर हैं, तो आप कहीं कहीं तो एक अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कांग्रेस केवल ये कह दे कि नहीं बीजेपी ने ऐसा किया हम भी गलत करेंगे, तब भी कोई बात नहीं बनती है। देखिए कांग्रेस जो पार्टी थी, गांधी और नेहरू की जो पार्टी थी, कांग्रेस क्यों नहीं अपने आदर्शों को याद करती है, जो केवल जनता केवल कांग्रेस ही समझती थी। जैसे आप देखिए इंश्योरेंस में केवल LIC समझती है, वो ये नहीं जानती कि ICICI का भी इंश्योरेंस है, SBSC का भी इंश्योरेंस है और भी कंपनी का। LIC का जो ब्रांड बन चुका है, तो आज एक जमाना था कि कांग्रेस वो ब्रांड होती थी कि हर राजनीतिक पार्टी को केवल कांग्रेस एक तरह से रिप्रेजेंट करती थी। लेकिन उस वैल्यूज को जो है कांग्रेस के नेता भूलते जा रहे हैं। आप पर्सनल ट्राई करके नहीं आगे बढ़ते, आप सड़क पे आइए, महंगाई, बेरोजगारी सब कुछ है, तो क्यों नहीं सड़क पे आते हैं? आप बात करते हैं कि मोदी जी ऐसा बोलते हैं वैसा, आप अदानी पे आरोप लगाते हैं, कोई आपके पास प्रूफ नहीं है, फिर भी आप लगाते हैं। आप एक जो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, जितने लोगों को वो रोजगार दिया, आप एक विदेशी मीडिया बोलते हैं उससे कब जाते हैं, आरोप लगाते हैं। तो इस तरह की जो मतलब एक तरह से इररिस्पॉन्सिबल जो एक्ट है वो कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है राहुल जी, आपके पास आना चाहूँगा। अभी जब तमाम विपक्ष के नेता बयान दे रहे थे सदन के बाहर, तो प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना सांसद हैं, उन्होंने एक आरोप और लगाया कि विदाउट नोटिस हाउस के अंदर ये इस तरह की बातें शुरू की गई, यानी कि सदन में पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया इस तरह की चर्चा के लिए, और बिना नोटिस दिए ही आपने इस तरह की बात शुरू कर दी। राहुल गांधी सदन में नहीं है, अगर वो सदन में होते आप तब ये मुद्दा उठाते, लेकिन जो सांसद सदन में नहीं है, आपने कहीं ना कहीं सदन को पहले इसके लिए कोई सूचित नहीं किया, फिर आप इस चीज़ को शुरू कर देते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए लोकतंत्र की जो चौथे स्तंभ है यानी कि मीडिया, आज पेपर में भी इस बात का प्रकाशित किया गया है कि चर्चा का विषय ये बना रहेगा। और टेक्निकली अगर देखा जाए तो कभी कभी ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिसको विदाउट एनी नोटिस बोला जाता है। और जहां तक राहुल गांधी जी का प्रश्न है, तो मैं आपको बता दूं, जब देश के मान सम्मान की बात आती है तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, मैंने बताया कि 52 साल की उम्र के सांसद को ये पता नहीं है कि उसको कौन सी बात कितनी मजबूती से कहाँ रखनी है। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस के प्रवक्ताओं का है। मैंने थोड़ी देर पहले जब बातें की थी तो उसमें जो रतन तिवारी जी हैं, उस समय वो पवन खेड़ा पे गए, जबकि मैंने पवन खेड़ा के बारे में मैंने यही बात बोला था कि पवन खेड़ा को किसने न्याय दिया, उनकी गिरफ्तारी पे किसने रोक लगाया। जाहिर सी बात है न्यायपालिका ने, तो वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं। दूसरी बात, इन्होंने गैंग रेप वाली बात की यूपी की, तो आपको मैं बता दूं वो जो बीजेपी के थे वो तलाकों के पीछे हैं। तीसरी बात आपने की गैंग रेप वाली, जो हाथरस का था उसको कोर्ट ने उसको गलत ठहराया, जिसको लेकर आप लोग मुद्दा बना रहे थे। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि MSP की बात को लेकर, तो जब MSP पे इतना ही गलत था तो आप तो कुछ राज्यों में आप खुद भी हैं, तो आप MSP पे कानून क्यों नहीं बना देते हैं? आपको बना देना चाहिए था। रुक जाइए, लेट मी कंप्लीट। आपने बात कहा राहुल जी की गंभीरता को, तो राहुल जी की संसद की अगर आप अटेंडेंस देखें तो वो 50% के आसपास रहती है। उन्होंने पेगासस को भी मुद्दा बनाया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब वो विदेश की धरती पर गए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे मोबाइल में पेगासस है और मैं क्या बात करता हूँ लोगों को पता चल जाता है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई आप अपना मोबाइल को जमा कराइए, जांच कराई जाएगी, तो उन्होंने नहीं दिया। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि राहुल गांधी जी की जो राजनीति करने की जो धारा है,
या फिर जो ये कहते हैं, मैं बिल्कुल दीपक जी से सहमत हूं कि दीपक जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप गांधी जी की विचारधारा को लेकर चलिए, और आपने गांधी जी की विचारधारा को छोड़ दिया, उसको हमने अपनाया। आप देश में लोकतंत्र की बात करते हैं, रुकिए, आप इतनी बड़ी यात्राएं कर लेते हैं, आप हिमाचल जीत जाते हैं और आप जनता के बीच में अपनी मजबूती को और अपनी विश्वसनीयता को स्थापित नहीं कर पाते हैं, तो इसमें आप जिम्मेदार हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो ये बात करते हैं, माइनॉरिटीज की बात करते हैं, जब से 2014 की सरकार आई है तब से क्या भारत के अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी घटना घटी जिसको सांप्रदायिक? फिलहाल मैं आपको रोकना चाहूंगा राहुल जी, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो तमाम बीजेपी के आरोपों का कांग्रेस से जवाब भी लेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा चलेंगे मेहमानों के पास और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार आज देश में एक बार फिर सियासत गरमाई हुई है। राहुल गांधी ने लंदन में जो बयान दिए उसको लेकर सदन में बीजेपी के नेता ये मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी इसके ऊपर माफ़ी मांगे, क्योंकि विदेशों में देश का अपमान राहुल गांधी के बयानों से हो रहा है। 3 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में लगातार जुड़े हुए हैं, राहुल आनंद, रतन तिवारी, दीपक राय। और आपको लगातार बता दें कि जिस तरह से कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस ये सीधी लड़ाई लड़ रही है, आज कांग्रेस के साथ विपक्ष के दूसरे नेता भी खड़े हुए नजर आए और कांग्रेस के साथ साथ दूसरे नेताओं ने भी विपक्ष के ये कहा कि कहीं ना कहीं सदन के अंदर आज जो ये मांग की गई बिना नोटिस के, हाउस को कोई भी बिना नोटिस दिए, ये कहीं ना कहीं अनुचित है। रतन तिवारी, ब्रेक पर जाने से पहले राहुल जी ने कई जो आरोप भी लगाए और कई बातें कही, सीधा सबसे पहले मैं आपसे उनका जवाब चाहूंगा। सबसे पहले मैं राहुल आनंद जी को कहना चाहता हूँ, 70 साल का वह बुजुर्ग जो देश को आज भी धोखा देने के लिए खड़ा रहता है, इस देश की जनता के बीच में जाकर आज भी वह 70 साल की उम्र में भी झूठ बोलकर वोट लेने का काम करता है। वो प्रधानमंत्री कम, प्रचार मंत्री ज्यादा दिखता है। लेकिन मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि कठपुतली बन चुकी ऐसी एजेंसियां जो बौखलाई, घबराई, दिशाहीन मोदी सरकार का प्रमाण पत्र है। आप ये जानते हैं कि किस प्रकार यह एजेंसियां लगातार मोदी जी के इशारे पर काम कर रही हैं। राहुल गांधी जी ने लोकसभा के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमला बोला और शेर की तरह जब गिड़गिड़ाए, तो मोदी सरकार के मंत्रियों ने नोटिस पकड़वा दिया और कहा कि बिना नोटिस दिए राहुल गांधी जी ने ऐसी बातें रखी। तो अब क्या हुआ साहब, आप बताइए। बिना नोटिस दिए आपने, राहुल गांधी जी संसद में नहीं उपस्थित हैं, वो विदेश दौरे के हैं, उसके बाद भी उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। कौन सी आपने किसको नोटिस दी, इसके बारे में जानकारी देनी होगी। और वही बात, राहुल गांधी जी ने बेरोजगारी, महंगाई की वकालत लोकसभा के अंदर मजबूती से की, लेकिन उनकी इस वकालत से प्रधानमंत्री मोदी 90 मिनट तक उनके नाना नेहरू और गांधी जी और इंदिरा गांधी जी को गोल गोल घुमाते रहे। वो बताते रहे कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। क्या इस देश की जनता को मालूम नहीं है जो बड़े बड़े 100 मंजिला इमारत है, बड़े बड़े कल कारखाने, हवाई जहाज, अंतरिक्ष, एयरपोर्ट, ये किसने बनाए? ये कांग्रेस ने बनाए। बड़े बड़े एम्स, हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल किसने बनाए? बड़े बड़े विश्वविद्यालय किसने बनाए? ये कांग्रेस ने बनाया। यह आज साल में आकर यह नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति, मैं आरोप लगाता हूँ, ये नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री जो देश की जनता को लगातार गुमराह कर रहा है, लगातार चीट कर रहा है, बड़ा शर्म आता है हमको। अगर राहुल गांधी जी ने विदेश में अपनी बात रखी है तो सही किया है, क्योंकि विदेशी सरजमी को भी मालूम पड़ना चाहिए कि भारत में क्या हो रहा है, लोकतंत्र के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है। ठीक है, दीपक राय जी। जी देखिए, अभी तिवारी जी ने बोला कि एजेंसियां जो है वो मतलब वो आप परेशान कर रही हूँ। मैं तो यही कहता हूँ कि आप बताइए, एक भी केस बताइए जहाँ पे जो रेड पड़ा है, चाहे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, नेताओं को, वो कितना गलत है। मैं सेलेक्टिव मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आप मुझे बताइए रेड पड़ा है, किसके यहाँ गलत पड़ा है, पूछताछ के बाद तो किसको गलत पड़ा गया है, एक भी केस बता दीजिए। ठीक है, रतन जी।
महाराज चंद्र, तो हाईकोर्ट ने कह दिया कि उसकी गिरफ्तारी बेबुनियादी थी। और आपने अनिल देशमुख को भी देखा, कुछ मिला नहीं लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया। और लगातार कांग्रेस के कई नेताओं को, अभी आपने देखा कि हमारे यादव जी हैं, देवेंद्र यादव जी, छत्तीसगढ़ में उनके ऊपर ईडी की जांच पड़ रही थी। आपने देखा कि राहुल गांधी जी को करीब 65 घंटे तक दिल्ली में ईडी के ऑफिस में बुला के बैठाया गया। सोनिया गांधी जी को 3 दिन तक परेशान किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को 9 घंटे तक पूछताछ किया गया। भैया क्यों पूछताछ किया जा रहा है? कौन सा उन्होंने गुनाह किया है? क्या मिला आपको? और भाजपा के एक भी नेता का आप बताइए। आपने अभी देखा होगा कि एक भाजपा के पुत्र हैं, उनको कई करोड़ रुपए की रिश्वत देते हुए कर्नाटक में पकड़ा गया। आपकी सीबीआई कहाँ सोएगी? आप मुद्दे की बात करिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर मत बैठिए। आप मुद्दे की बात करेंगे तो देश की जनता आपको सुनेगी। जी दीपक जी। जी आशीष जी, पहली बात तो ये पर्सनल जो करते हैं लोग कि आप बीजेपी के एजेंट मत बनिए। सवाल है कि आप मुद्दे बात कीजिए। मुझ पे चर्चा करके आप जीत जाइए, मैं तो शुभकामनाएं देना चाहूंगा कांग्रेस को कि जितने पत्रकार हैं उनको आप कह दीजिए बीजेपी के। नहीं, ये तो दीपक जी आजकल ये ना, ये एक ट्रेंड बन गया है। तो अगर कांग्रेस तभी तो है ना, कांग्रेस की बात करेंगे बीजेपी वाले नाराज हो जाएंगे, बीजेपी की बात करेंगे कांग्रेस नाराज हो जाएगी, और दोनों की बात करेंगे कोई तीसरा नाराज हो जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ। तो आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता का धर्म निभाते रहिए, अपनी बात रखिए। वही मैं बात कर रहा हूँ। देखिए सबसे बड़ी चाह इन्होंने बात कही कि विदेश में जाकर राहुल गांधी जी ने जो भी किया सही किया। सवाल है या तो आप विदेश सपोर्ट लेना चाह रहे हैं विदेश एजेंसियों से, जहाँ तक नाम आ रहा है मैं कहता हूँ कि प्रूव नहीं है। जहाँ चाहे आप इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च जो मणिशंकर की बेटी जो है उसकी हेड है, उसमें भी नाम सरोज का है कि उन्होंने उसमें भी कॉन्ट्रीब्यूटरी रहे। तो जो एजेंसियां जो बाहर से कनेक्शन है वो अगर विरोध करी कहीं कहीं कांग्रेस का नाम कहीं कहीं वो बुरा होता है। तो मतलब कि आप विरोध कर रहे हैं, आप देखिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए ना। पहले भी तो राहुल गांधी जो है अध्यादेश पास दिए, उन्हीं के वो पास किया, उन्हीं गवर्नमेंट के पास अध्यादेश पढ़ा। तो उस तरह कॉन्फ्रेंस आप क्यों नहीं करते हैं? जब सत्ता पक्ष में रहते हुए अध्यादेश बांट सकते हैं तो विपक्ष में रहते हुए क्यों नहीं आप सत्ता पक्ष का विरोध करते हैं, चाहे जनता के मुद्दों पर बात करते हैं? आप महीने में 30 कॉन्फ्रेंस कीजिए, कौन रोकता है आपसे? तो सबसे बड़ी चीज देखिए, अभी अगर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है कांग्रेस की, तो अभी देखिए कर्नाटक में इलेक्शन क्यों नहीं जाते, नॉर्थ ईस्ट में इलेक्शन कहीं कोई कांग्रेस का नेता नहीं दिखा। तो सवाल है आप किस लिए सर्वाइव कर रहे हैं? क्या तो विपक्ष में आप रहना चाहते हैं, या तो अगर सत्ता में आना तो आपको कोशिश करनी होगी, जनता को मुद्दों को उठाइए। आप इलेक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं, आप कांग्रेस पार्टी हर जगह से जीरो होती जा रही, क्यों जीत रहे हैं? उस पर आप क्यों नहीं सोचते हैं? आप मोदी को केवल लेके आप हल्ला करके जनता से इलेक्शन जीत जाएंगे, उसमें इलेक्शंस में ऐसा नहीं हो रहा है ना। आपने देखा पहले भी 8 साल से यही हो रहा है कांग्रेस के साथ, हर जगह जीत होती जा रही है क्योंकि मुद्दों पे नहीं जीत रही। जो ये बात कर रहे हैं वो जनता उनको समझ रही है, उनको लेने को तैयार नहीं है इनके ऐसे तर्कों को। तो सबसे बड़ी चीज मैं आज भी कहता हूँ कि जो जनता के मुद्दे पे है उस पर आगे बढ़िए, तभी आप इलेक्शन जीत सकते हैं। नहीं तो जो ट्रेंड चल रहा है अभी तक राहुल गांधी के लीडरशिप में कांग्रेस आ रही, अब खड़गे के उसमें भी कांग्रेस हारती रहेगी। अभी इलेक्शन है उस पर आप क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेट होता है? कर्नाटक में एक मंत्री नहीं दिखता है इनका, वहाँ पे इलेक्शन है। तो कब तक ये लोग आप आएंगे इसमें जनता के सामने, जनता के लिए लड़ने के लिए? जी आशीष जी। ठीक है रतन जी, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। ठीक है, बात आज कहीं ना कहीं जिस तरह से सड़कों पर आ गई है संसद से चलकर, और पहले भी ऐसी स्थितियां होती रही हैं, देखने को मिलती रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस के लिए इस समय ये भी एक चुनौती बन चुका है कि कैसे दोबारा से 2024 में मजबूत होकर उभरे पहले की तरह। आपको लगता है कि जिस तरह से, ठीक है ये राजनीतिक लड़ाइयाँ समय समय पर चल रही हैं और चलती भी रहेंगी, लेकिन कांग्रेस का जो लक्ष्य है, क्या ऐसी लड़ाइयों से कांग्रेस उस लक्ष्य पर पहुंच पाएगी? जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने इस देश की बेरोजगारी, इस देश की महंगाई के मुद्दे को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और खत्म की, आपने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर जो 35 से 36 साल पुरानी परंपरागत जो सीट थी भारतीय जनता पार्टी की, बाई इलेक्शन में हमने जीत ली। पश्चिम बंगाल में 52 साल से लगातार टीएमसी का जहां कब्जा था, वहां पे भी बाई इलेक्शन में हमने जीत ली। तमिलनाडु में भी हमने जीती। और रही बात हिमाचल में, हमने सरकार बनाई और एमसीडी भारतीय जनता पार्टी के पीछे से घिसक गया। मोदी जी के आंसुओं ने गुजरात को तो बचा लिया,
लेकिन देश की जनता में आज भी जो नाराजगी है वो है, क्योंकि लगातार इनका वोट शेयर अब कम होता जा रहा है और लगातार कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ता जा रहा है। आपने देखा कर्नाटक की बात की हमारे मित्र पत्रकार जी ने, कर्नाटक में संतोष पाटिल का नाम शायद ये नहीं सुने होंगे। मैं इनको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक जाबाज कार्यकर्ता हुआ करता था जो कॉन्ट्रैक्टर था और 40% कमीशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उससे मांगना शुरू किया और वो परेशान होकर सुसाइड कर लिया था। जो कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था और अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के पुत्र ने रिश्वत लेते पकड़ा गया। क्या होता है कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं, चाहे वो घूस ले लें, भ्रष्टाचार कर लें, लेकिन उनके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच बिल्कुल नहीं पड़ती। सवाल यह है, लगातार हम लोग इसी पे सवाल करते हैं कि एजेंसियां जो है वो लोकतंत्र के एक मजबूत स्तंभ है। एजेंसियां अपना काम खुलकर करें, सबके साथ करें, विपक्ष साथ देगा, लेकिन लगातार विपक्ष के ऊपर छापेमारी करना, लगातार विपक्ष को कमजोर करना, लगातार विपक्ष को कमजोर करना कह सकते हैं या लगातार परेशान करना, ये तकलीफ होता है। ये देश की जनता देख रही है कि आप 9 साल से सत्ता में क्यों आए थे और कैसे आए थे। आपने इस देश की जनता को बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन क्या हुआ? 8-9 सालों में आपने कुछ भी नहीं दिया। मैं जवाब ले लेता हूँ राहुल जी। ठीक है रतन जी, आऊंगा मैं, एक बार जवाब ले लूंगा राहुल जी से। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 2014 में जो सरकार बनी थी और 2014 में सरकार बनने के बाद जो 273 की जो सीट थी उससे लगातार 2019 में 303 सीटें चली गई। इसका मतलब कि काम हुआ। और जो लोग ये कहते हैं, जो विदेशी ताकतों का रोना रोते थे, जो ये कहते थे कि चाइना तो भारत को लताड़ सकता है, जिनको खुशी होती थी, जिनके डीएनए में ही विदेश बसा है, उसको भारत ने लताड़ा। और मैं आ रहा हूँ, उसको भारत ने लताड़ा। और दूसरी बात, जिन्होंने सबूत मांगा और जब सरहद पे खड़े होकर हमारे भारतीय सैनिकों की सर काट के ले जाते थे और यहाँ के छुपा प्रधानमंत्री ये कहा करते थे कि हम 1 के बदले 20 लेकर आएंगे, और वो करने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। बीच में नहीं, आपने अपनी बात रखी, मैंने बीच में किसी को इंटरप्ट करने नहीं दिया, बीच में नहीं। हाँ, और मैं आपको बताता हूँ, आज हमारा देश 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है और पूरे विदेशों की मैं बात कर लूं, आज भारत में रिसेशन का दौर नहीं है, गेम मैनेजमेंट है और ये प्रॉपर मैनेजमेंट है। जिस 15 लाख की आप बात कर रहे थे सर, वो 15 लाख तो हमें मिल गए, आप भी करा लीजिए। आधार अपडेट 370 हटा, AAA हट गया, 35A हट गया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई, यूरी जैसे यूरी की घटना को भी अंजाम दिया गया। जब इतने सारी चीजों को कर दिया गया और जब डायरेक्ट डीबीटी बेनिफिशियरी करके, जब क्योंकि राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब मैं 1 रुपए भेजता हूं तो वो 25 पैसे जाकर मिलता है, 25 पैसे जाकर मिलता है जनता के पास। और इस भ्रम को तोड़ा मोदी सरकार ने। जो गरीब, जो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका सम्मान की जो बात करते हैं, वो हमने करके दिखाया। हाँ, मैं इस चीज को मानता हूं कि बीजेपी के विधायक के लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया, जो विदेश की धरती से जाकर राहुल गांधी जी इस बात को कह रहे थे कि ईडी, सीबीआई, कानून सब एक व्यक्ति के शिकंजे में है। अगर ऐसा होता तो वो गिरफ्तार नहीं होता। और यही नहीं, मैं आपको और बताता हूं, वो बीजेपी विधायक के बेटे को गिरफ्तार करने के बाद बीजेपी विधायक को भी समन देकर बुलाया गया है। गूगल कर देख लीजिएगा, सत्ता आपको खुद प्रमाणित हो जाएगा। मैं आपको बताते चलूं कि जो इन्होंने नाम गिनाया, जब इनकी सरकार महाराष्ट्र में बनी थी तो 100 करोड़ वसूली करते थे, जिनके बारे में इन्होंने बताया। दूसरी बात मैं बता दूं, इनके लोग खुद जमानत पे हैं। जब आप दोषी नहीं हैं तो फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्यों जमानत पे हैं? उनको तो उसी समय खारिज हो जाना चाहिए था। इसका मतलब साक्ष्य उपस्थित है, तभी जाकर ईडी और सीबीआई वहां पहुंच रही है। और मैं आपको बताऊं कि हंसकर चर्चा की गंभीरता को खत्म नहीं किया जा सकता है। और इस देश में मैं बता रहा हूँ, 2024 के लिए तैयार रहिए। फिर से 303 से ऊपर बहुमत से सरकार आएगी। और आप अगर जीत सकते थे तो आपको, जो 7 सिस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, नागालैंड, इस सब की जो बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ आपको जीत जाना चाहिए था। यहाँ कांग्रेस का क्या रिकॉर्ड रहा है, एक बार देखिएगा। जो नॉर्थ ईस्ट को आपने छोड़ दिया था, जो नॉर्थ ईस्ट के जो गंभीरता थी, जो विवाद था, उसको आपने नजरअंदाज कर दिया था। जिस नॉर्थ ईस्ट को आपने कुछ नहीं दिया था, उसमें रोड मैप बनाकर उस पर दोबारा सरकार अगर वापस आती है तो इसका मतलब विश्वसनीयता और 2024 का दरवाजा खुल चुका है।
और आगे आगे देखते चलिए मेरे भाई, अभी बहुत कुछ मिलेगा। बस चर्चा ये है कि भारत, एक भारतीय होने के नाते ये आपका भी कर्तव्य बनता है कि भारत का अपमान विदेशों में ना हो। ये मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं। जब आम आदमी इस बात को महसूस करता है तो आप तो राजनीतिक दल की पार्टी है, राजनीतियां होनी चाहिए, राजनीति बिल्कुल होनी चाहिए। आप अपने सिद्धांत से राजनीति कीजिए, मैं अपने सिद्धांत से राजनीति करता हूं, लेकिन अपने देश का अपमान करके नहीं, अपने सैनिकों का अपमान करके नहीं, अपनी देश की अर्थव्यवस्था का अपमान करके नहीं। जब आप उपलब्धि बता रहे थे कि कांग्रेस ने क्या किया, मैं भी उपलब्धि बता रहा हूं कि बीजेपी ने क्या किया। मैं इस चीज को जरूर मानता हूं कि जो लचर व्यवस्था थी उसको ठीक किया गया है। जो चीजें बिल्कुल विलुप्त हो चुकी थी, जो शक्ति, मैं हर वक्त ये कहता हूं कि वही भारतीय सेना है, वही भारतीय सैनिक है। बस हमने महावीर जी की तरह उनको उनके शक्ति का स्मरण कराया और उनको कहा कि आप यथार्थ हैं और आप ताकतवर हैं, आप करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। जब आप फ्री हैंड छोड़ते तो स्थिति कुछ और बदली होती। मैं इसलिए कहता हूं कि जो 2014 से 2023 के बीच में जो उन्मुख परिवर्तन जो हुए हैं, जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, जो सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो आज हाइड्रोजन पे गाड़ी चलाने की बात कर रहे हैं, जो लगातार इलेक्ट्रिफिकेशन कर आज पूरे वैश्याई वर्ग, जिसको आप एक गुंडा दिखा रहे हैं हमारे देश के अंदर, उन लोगों का एक महत्वपूर्ण स्थान है आज देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए। वो आज नहीं अमीर हुए, वो 2014 के पहले कांग्रेस के शासनकाल में रिलायंस को मिला वहां पे लाइसेंस, अंबानी अडानी को लाइसेंस मिला। आपके लोग पैसे लेके निकल गए, आपने उनको पकड़ने का काम नहीं किया। फर्क ये है। ठीक, रतन तिवारी जी। इन्होंने कहा कि हमारे जो जवान हैं और भारत माता की बात की। भारत माता की आज भी नहीं, वर्षों से जब हम आप नहीं थे, जब कोई पार्टी नहीं थी, तब से भारत माता की जय होती चली आ रही है। और रही बात जवानों की, आपको याद होगा पाकिस्तान से एक बार नहीं, दो बार पाकिस्तान को घुटने टिकवाने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। पाकिस्तान को छीन के बांग्लादेश को अलग करने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। और वही राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी ने जो भारत माता के लिए अपने लहू को कुर्बान करके अपनी शहादत दी। हमने जो इस देश के लिए किया है वो कोई भूल नहीं सकता। आज आप इस देश को झूठ बोलने, इस देश के साथ चीट करने, इस देश की जनता को गुमराह करने, लेकिन ये देश अब जानता है और जागरूक हो चुका है कि जो गैस का सिलेंडर 70 साल तक हम 400 रुपए का दे रहे थे, आपने 8 सालों में 1100 रुपया पार कर दिया। पेट्रोल 70 साल में 70 रुपए तक जो हम दे रहे थे, आपने 8 सालों में 110 पार कर दिया। आपने महंगाई तिवारी जी, मुद्दे से नहीं भटकना, आज का जो हमारा मुद्दा है हम उस पर रहेंगे, क्योंकि ये बात जनता जनार्दन जानती है कि 2014 से पहले किस चीज़ का क्या रेट था और आज क्या रेट है। ये बार बार मुझे लगता है ना बीजेपी को बताने की ज़रूरत है ना कांग्रेस को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि जनता इतनी समझदार है कि उनको समझ आता है कि बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है। आप, क्योंकि हम आज की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा आप सभी मेहमानों से कि आज के ही मुद्दे पर हम अपनी बात रखें, अपनी राय रखें। मैं आपके पास आऊँगा, दीपक जी भी इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी देर से। दीपक जी, आज बड़ा मुद्दा ये है कि विदेशों की धरती पर जो भारत की छवि है उसको कहीं ना कहीं नुकसान ना पहुंचे। ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि ये सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, हर भारतीय की कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को समझा जाए और इस चीज़ को होने से रोका जाए। सवाल राहुल गांधी का नहीं है, सवाल बीजेपी का नहीं है। राहुल गांधी या पूरी कांग्रेस ये कह रही है कि जो भारत में इस समय स्थिति है वो हम पूरे देश के सामने और जनता के सामने लेकर आने का काम कर रहे हैं, जबकि बीजेपी विपरीत बता रही है स्थितियों को। सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि अगर घर की कोई बात है तो वो घर की बात घर में रहनी चाहिए? जी आशीष जी, सही बात तो कहा। देखिए, सबसे बड़ी चीज देखिए, हर किसी की जवाबदेही जो है वो देश के प्रति होती है। चाहे प्रजातंत्र में चाहे जनता हो, चाहे विपक्षी पार्टियां हो, चाहे कोई भी हो, तो सबसे बड़ी सभी को समझना चाहिए कि देश सबसे आगे बढ़े। राहुल गांधी जी जो बोला है वो गलत है, वो मानना पड़ेगा। सबसे बड़ी जो चीज आपकी समस्याएं हैं कि आप तो सबसे बड़ी चीज आप जो बोल रहे हैं, आप देखिए क्या बोल रहे हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आप बोलते हैं कि प्रजातंत्र खतरे में, कैसे प्रजातंत्र खतरे में? कहाँ पे आपको इमरजेंसी दिखती है? कहाँ पे डर का माहौल दिखता है? कहाँ पे आपको अलगाववाद दिखता है? कोई भी बोले तो आप तर्कों के आधार पर बोलिए।
अगर अलगाववाद जो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम रहा, पता है कितने दंगे हो गए 10 साल में? आप मुझे बताइए, एक भी भ्रष्टाचार का मामला ये लोग विपक्ष वाले नहीं निकल पाए, तो गलती किसकी है? तो सबसे बड़ी चीज है आप पार्टी के लिए काम करें। राहुल गांधी, मैं कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, राहुल गांधी जो है, जो उनको जिम्मेदारी उनके प्रति है, वो शायद खुद ही नहीं समझ रहे कि कांग्रेस का एक ही कार्यकर्ता उनको अपना नेता मानता है, अध्यक्ष नहीं है, फिर भी उनको अध्यक्ष माना जाता है। तो सबसे बड़ी चीज, आप जो चीज बोल रहे हैं बाहर जाके, वो देखिए उसका इम्पैक्ट क्या कर पड़ रहा है। बड़े बाहर के कुछ जो है हमारी विपक्षी ताकतें हैं, वो शायद उनको सुने, लेकिन हमारे देश की जनता नहीं सुनने वाली है, वो चीज नहीं सुनने वाली है। दीपक जी, इसमें एक चीज और है, मान लिया कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विदेशों की धरती पर जो देश से जुड़े मुद्दे हैं वो चर्चा करने से पहले सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, लेकिन आज जिस तरह से इस पूरे प्रकरण को लेकर बीजेपी ने भी पूरा एक कड़ा रुख अख्तियार किया है, बिना सदन को नोटिस दिए, बिना जो सांसद संबंधित हैं वो वहाँ पर नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में इस चीज़ को वहाँ पर मुद्दा बनाया जाता है। आपको नहीं लगता कि इसको लेकर भी कहीं ना कहीं विचार होना चाहिए था, क्योंकि इसका भी कौन सा बहुत अच्छा संदेश जाएगा विदेश में? नहीं, आपने बात सही कही। देखिए, हो सकता है कि टेक्निकली रॉन्ग हो कि वो सांसद मतलब वहाँ उपस्थित नहीं हो, फिर भी इससे बात की, लेकिन सबसे बड़ी कहीं कहीं तो गलती है ये। एक आप देखिए, विपक्ष के नेता हैं, एक जिम्मेदार नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, तो इस तरह की बातें जो शायद कहीं कहीं भारत की इमेज को जो है कहीं कहीं धक्का लगता है कि आप किसी बिना तर्क के इस तरह की बातें जब करते हैं तो एक लगता है धक्का। देखिए, आप जब मोदी के बयानों और राहुल गांधी के बयानों से तुलना करते हैं, तो जो मोदी ने बोला कि आज तक हिंदुस्तान में ऐसा होता था, उन्होंने कभी प्रजातंत्र को खतरा नहीं बताया। उन्होंने बताया कि जो हमारी समस्याएं थी, बीजेपी की गवर्नमेंट ने उन समस्याओं को कम करने की कोशिश की। अगर आप जितने, चाहे चाइना में बयान हो, चाहे दक्षिण कोरिया में बयान हो, आप देखिए, अगर सही पूरे बयानों का एनालिसिस किया, उन्होंने ये बोला, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि हमारे कांग्रेस के नेता ने ऐसा किया, कांग्रेस गवर्नमेंट ने हमारे साथ ऐसा किया। उनके साथ तो 40 घंटे में उनको भी सीबीआई ने बैठा के मोदी जी से विरोध किया था। लेकिन सबसे बड़ी ये बयानबाजी ठीक है, आपस यहाँ पे कीजिए कोई, लेकिन आप बाहर जब जाते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल मतलब एक बड़े पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ की जनता सुनती है, तो आपको कहीं कहीं वहाँ सीरियस होना चाहिए था। इस तरह की बातों को नहीं करना चाहिए। आप इंडियन डिस्परा पर बोलते हैं तो बोलिए नहीं हमारी ये समस्या है, लेकिन आप पूरे ओपन पब्लिक में बोलते हैं जहाँ पे और भी देश के लोग हैं, तो शायद वो कहीं कहीं, जहाँ तक संसद में बात है, ये जिम्मेदार मामला है, क्योंकि राहुल गांधी जो बहुत एक्टिव मेंबर रहे, उनकी बातें जब भी समझना, चाहे अडानी अंबानी को उन्होंने 1-1 घंटे का बयान दिया, तो उससे पहले भी महंगाई और बेरोजगारी पर बयान दिया तो सुना है। लेकिन जहाँ भी देखिए, संसद भी पूरे सीरियस है, जहाँ संसद जो है एक एक बातों को वो करती है, तो देश की जब बात आती है तो संसद में कहीं उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो शायद कहीं की लगता है ये गलत नहीं है, इसका जवाब विपक्षी नेताओं को भी देना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। जी ठीक है, रतन तिवारी जी। इससे पहले कि हमारे जो मित्र हैं, यह भारतीय जनता पार्टी को लगातार बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इनको ये बताना पड़ेगा कि आपको ये बताना पड़ेगा और सरकार को आईना भी दिखाने का काम आपका है, क्योंकि आप इस देश की चौथी स्तंभ है। क्या इस देश में जो चल रहा है वो क्या सही चल रहा है? अगर राहुल गांधी जी ने विदेश की जमीन पर जाकर अपनी बात रखी है, तो मैं मानता हूँ कि बिल्कुल भी गलत नहीं किया। अगर लोकसभा में उनकी माइक को बंद किया जाएगा, लोकसभा में उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा, तो वो कहाँ बात रखेंगे? अगर वो भारत विदेशी सरजमी से गए हैं, वहाँ के लोगों ने उनसे अगर पूछा है कि भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की कार्य प्रणाली और भारत के संविधान के बारे में अगर कोई पूछेगा, तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी जी ने उत्तर दिया है और बिल्कुल सही किया है। और अभी राहुल गांधी जी दहाड़ रहे हैं, अभी आप इंतजार करिए, जब लोकसभा के अंदर आएंगे, जब वो लोकसभा के अंदर दहाड़ेंगे, तो आप देखना कि भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के पूरे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी जी के पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं है, वो लगातार आपको छेड़ने का काम करेंगे। ठीक है, राहुल आनंद साहब जी। देखिए, कभी भी किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए और उनके प्रवक्ताओं के लिए ये तो निश्चय ही है कि आपको अपनी राजनीति करने के लिए इस प्रकार के बयान को देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं
कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो राज करने योग्य होगा। अब इनकी योग्यता पे आप देख लीजिए कि इनकी कितनी योग्यता है राज करने के लिए। जो व्यक्ति अपने संसदीय क्षेत्र में विकास ना कर पाता हो, क्योंकि एक बार हम ही आप ही के चैनल पर बैठे थे इसकी चर्चा करने के लिए, जब स्मृति ईरानी जी इनके लोकसभा क्षेत्र में गई थी, तो वहां पे जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती है इसके बारे में विस्तृत जानकारी वहां के लोगों को भी नहीं थी। मैं केरल की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी लोग, जब हम जनता की सेवा करने के लिए जब सदन में जाते हैं और जब सदन का रास्ता तय करके जब संविधान की शपथ लेते हैं, तो ये निश्चय ही इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस चीज के लिए चुनकर भेजा गया है। हम अनाप शनाप की बातें ना करके आप एक गंभीर मसला रख सकते हैं अपने सदन के अंदर, क्योंकि सदन की आत्मा विपक्ष में विराजमान होती है। मैं बिल्कुल आपका समर्थन करता हूं और बोलने दिया जाता है। अगर नहीं बोलने दिया जाता तो फिर आज इस प्रकार की स्थिति नहीं होती। आपने जब भी जो प्रश्न करते हैं उसका उत्तर भी सरकार देती है, इसका मतलब सरकार सुनती है आपकी बातों को। और जो भी आप कह रहे थे कि आजादी को लेकर या इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल को लेकर, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि पीओके भी दे दिया गया था, जिस पीओके को लेकर आज कड़ा रुख अख्तियार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। चुनावी स्टैंड आप कुछ भी अपना सकते हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बिल्कुल इस चीज की मांग करता हूं कि आम आदमी की भावना को जो ठेस पहुंची है उसके लिए राहुल गांधी जी को सदन के पटल पे आकर माफी जरूर मांगनी चाहिए, और बिल्कुल भी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो शब्द गढ़े हैं। आप अपनी सरकार की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप सरकार की आलोचना करने के लिए स्वार्थ सिद्धि का काम ना करिए, जो कि राहुल गांधी जी ने किया। मैं भारत माता की जो बात कर रहे थे रमेश तिवारी जी, मैं उनके बारे में बताऊं कि भारत की जय और भारत माता की जय जब भारतीय जनता पार्टी करती है तो आपने क्यों छोड़ दिया? जो आज आप ये कहते हैं गांधी जी की बात को लेकर, जो आरएसएस के संस्थापक हैं वो तो प्योर कांग्रेसी के पहले, जब गांधी जी को विचार पसंद आई उन्होंने बुलाया था और उन्होंने बिरला जी के गेस्ट हाउस में बुलाया था और बुलाकर प्रभावित हुए थे बातों से कि आप किस प्रकार की शैली को करते हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि जब गांधी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी कही थी, उन्होंने पूछा था कि जब कांग्रेस इस देश में है तो फिर आपको संघ की क्या आवश्यकता है? इसका पता है उत्तर क्या मिला था? इसका उत्तर ये दिया गया था कि जब देश आजाद हो जाएगा तो हमारे देश के अंदर राष्ट्रीयता और विचार बनी रहे। ठीक है, मेरे को रतन तिवारी जी के पास जाना है जवाब लेने के लिए। रतन जी, फाइनल कमेंट आपका 1 मिनट में जल्दी से सम अप कीजिए, क्योंकि समय का अभाव है। दीपक जी के पास भी जाना है। मैं इनको जवाब देता हूं। राहुल गांधी जी भी संसद में बिल्कुल माफी नहीं मांगेंगे। माफी तो प्रधानमंत्री मोदी को मांगनी पड़ेगी, जो ये उनको लगातार चीट करने का काम करेगा। और रही बात आरएसएस की बात आप कर रहे हैं, आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या की और आपके लोगों ने हिंदू मुसलमान मस्जिद के नाम पर इस देश को तोड़ने मरोड़ने का काम किया है, लगातार इस देश को खोखला करने का काम किया है। और राहुल गांधी जी का इंतजार करिए, जब शेर भारतीय संसद में आएगा दहाड़ेगा, उस दहाड़ से आप लोग परेशान होंगे। ठीक है, दीपक राय साहब, फाइनल जी, कमेंट आपका। आशीष जी, मैं तो आज भी कहता हूं कि देखिए देश की जनता जो सत्ता पक्ष से जो कमियां उससे अधिक परेशान नहीं है जितना अधिक विपक्ष के कारनामों से परेशान है। अगर चेंज चाहती भी तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह के वो दिख रहे हैं इनके पटल पे, भारतीय राजनीति के पटल पे, उससे जनता बहुत अधिक परेशान है। जो उसकी वॉइस उठाने वाले जो बात है, आप जो जनता की समस्याओं से उसको आगे लेके नहीं पर सड़कों पे आते हैं, आप सड़कों पर लेके आते हैं मोदी के अगेंस्ट या बीजेपी करते हैं। जवाबदारी जनता के प्रति बनती है, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। आप किसी गलत कामों को आप बचा नहीं सकते। अगर कांग्रेस को आगे बढ़ना हो तो सड़कों पे आना, जनता के मुद्दों को बढ़ाओ, इलेक्शन में आगे जाना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।